संसद में इस बिल को लाने का आप क्या मतलब मानते हैं सूद सर? आईपीएस ऑफिसर्स जो आते हैं, टेम्परेली आते हैं, ऊपर के लेवल पे आते हैं, काम करने का तरीका है उनके बारे में कोई ज्ञान नहीं होता है और इसकी वजह से ऐसे कंफ्यूजिंग ऑर्डर्स पास हो जाते हैं, बल का भला होने की बजाय नुकसान हो जाता है। पूर्व पुलिस प्रमुखों की बात आज आईपीएस क्यों नहीं मान रहे? इस तरह के ऊपर के पद आईपीएस के कब्जे में हैं, हम ये नहीं सोच सकते कभी भी कि हम ऊंचे लेवल पर, पॉलिसी मेकिंग लेवल पर पहुंच जाएं। इनको फोर्स के बारे में क्योंकि कुछ नहीं पता होता है, तो पॉलिसीज की बजाय ये स्लोगनरिंग में लग जाते हैं। कमांडेंट साहब जो कि 1000 लोगों को कमांड करते थे, अब वो 1300 लोगों को कमांड कर रहे हैं और उनका एरिया और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ गया है। इतनी लंबी लड़ाई लड़ने के बाद में अब ये जो ले आए हैं बिल, ये बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था तो सरकार ने उसके ऑपोजिट क्यों किया ऐसा? ये भी सोचता कि जो पार्टी अंदर जंगल में जा रही है वो वापस भी मैंने लानी है, साफ सुरक्षित लानी है। हमारे अफसरों को ना प्रमोशन मिल रही है, ना उनको कोई फाइनेंशियल ग्रोथ हो रही है। रिक्रूटमेंट रूल के हिसाब से चलेंगे तो वायलेशन कोर्ट की हुई, और जबकि कोर्ट में इन्होंने गलत फैक्ट पेश कर दिया कि इन्होंने हमें एनएफएफयू दे दिया है, तो हमें ना तनख्वाह मिली ना हमें प्रमोशन मिली। सीधी भर्ती के द्वारा जो असिस्टेंट कमांडेंट आता है उसको 15 साल में पहली पदोन्नति नहीं मिल रही है, तो सर वो आईजी तक कब पहुंचेंगे? आईजी पहुंचेंगे ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने 23 मई 2025 को केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को लेकर एक बड़ा फैसला दिया था कि इन बलों के जो कैडर अफसर हैं, पदोन्नति में पिछड़ गए हैं, उनके लिए, सभी के लिए OGAS लागू किया जाए। उसके अलावा जो इन बलों में आईपीएस प्रतिनियुक्ति पर आते हैं, उन आईपीएस को यानी SAG IG ग्रेड तक उन्हें 2 साल में धीरे धीरे उनकी संख्या को एक चरणबद्ध तरीके से कम किया जाए। ये सभी बातें सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए कही थी ताकि कैडर अफसरों को पदोन्नति का अवसर मिले, वो आगे बढ़ते रहें और इन बलों में जो अहम भूमिका है वे वहां तक पहुंचें। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाया और अक्टूबर 2025 में सरकार उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गई। पुनर्निरीक्षण जो याचिका होती है वो लगाई गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे भी खारिज कर दिया। अब सरकार के पास कोई विकल्प नहीं बचा था। सरकार ने जब कैडर अफसरों ने अवमानना याचिका लगाई तो सरकार ने उसमें बताया कि वो एक वैधानिक हस्तक्षेप की तैयारी कर रहे हैं, और उसके बाद सरकार ने एक बिल पेश किया, CAPF जनरल एडमिनिस्ट्रेशन बिल 2026 को लाया गया। इसके जरिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटने की तैयारी है और जो आईपीएस प्रतिनियुक्ति है उसको किस तरीके से स्थायी किया जाए CAPF और दूसरे बलों में, इसके लिए सरकार अब कभी भी किसी भी वक्त जो संसद का चालू सत्र है उसमें इस बिल को पेश किया जा सकता है। इस सारे मुद्दे पर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए श्री SK सूद BSF के पूर्व ADG हैं और कई सारी इन्होंने किताबें लिखी हैं और वे शुरू से ही इस मुद्दे को बहुत गहराई से देखते रहे हैं। तो संसद में इस बिल को लाने का आप क्या मतलब मानते हैं सूद सर? देखिए, मैं जो पर्सनली इस बिल से आने से बहुत निराश महसूस करता हूँ। हमारी जो 4-5 हमारे सेंट्रल आर्म फोर्सेस हैं, जिसमें BSF, CRP, SSB, ITBP और CSF भी शामिल है, हम लोगों ने एक बड़ी लंबी वैधानिक लड़ाई लड़ी है और इसमें हम जब सक्सीड हुए तो इसके अब इस तरह की चाल चल दी गई है जिसमें कि जो हमारा वैधानिक अधिकार है वो हमारे से डिप्राइव करने के लिए ये बिल है। नाम इसका दिया गया है कि इसको रिस्ट्रक्चर करने के लिए, परंतु ये साफ साफ इसमें ऐसा लगता है, अभी हालांकि डिटेल्स आएंगी जब बिल की तो पता लगेगा
उसमें साफ साफ ये पता लगता है कि ये आईपीएस ऑफिसर्स की इंटरेस्ट को देख के रखा गया है। इसमें मेरा सबसे बड़ा जो इसमें प्रॉब्लम है, जो इसके लिए आर्गुमेंट दी जाती है आईपीएस ऑफिसर्स को इन बलों में लाने के लिए, कोऑर्डिनेशन और इंटेलिजेंस शेयरिंग वगैरह के लिए, जैसा कि सोशल मीडिया में भी इसके बारे में चल रहा है। तो ये पहली चीज़, तो ये एस्पेक्ट भी हाई कोर्ट में डिस्कस हो चुके हैं और हाई कोर्ट ने इनको खारिज किया है। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि ये आईपीएस ऑफिसर्स जो आते हैं, टेम्परेरली आते हैं, ऊपर के लेवल पे आते हैं, थोड़े थोड़े समय के लिए आते हैं, इनको हमारे बलों की जो ऑपरेशनल फिलॉसफी है या इथॉस है, काम करने का तरीका है, उनके बारे में कोई ज्ञान नहीं होता है। और इसकी वजह से ऐसे कंफ्यूजिंग ऑर्डर्स पास हो जाते हैं कि बल का भला होने की बजाय नुकसान हो जाता है। और सबसे सीरियस बात यह है कि 5 बल जिनकी संख्या लगभग 12 लाख है, और ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए इंडियन आर्मी जो कि डिफेंस में है उसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन है। तो इनके अपरिपक्व होने की वजह से, अपरिपक्व लीडरशिप की वजह से जो भारत की नेशनल सिक्योरिटी पे बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ होता है, इसी को दूर करने के लिए साथ साथ अपने फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स कराने के लिए हम कोर्ट में गए थे। और अब ये बिल लाकर ये पूरा का पूरा इन्होंने पूरा बल, जिसमें 12,000 का काडर है, और 12,000 के काडर को आशा की नज़रों से देखने वाले लगभग 12 लाख जवान हैं, अलग अलग रैंक के व्यक्ति हैं, उन सबों को इन्होंने निराश किया है। सर, ये 2015 में पहले हाई कोर्ट ने ये ओजीएस को लेकर अपना फैसला दिया था। उसके बाद 2019 में भी सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में अपना निर्णय सुनाया था। उसके बाद 2025 में सर, तो लेकिन ये तीनों ही फैसले अभी तक, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने दिए, एक हाई कोर्ट का था, तो सरकार इन्हें लागू क्यों नहीं कर रही है? वजह क्या है? मैं तो इसको यही गेस कर सकता हूँ कि जो भारतीय पुलिस सेवा के लोग हैं वो विभिन्न स्थानों पर, महत्वपूर्ण जगहों पर बैठे रहते हैं, वहाँ पर काम करते हैं। उनका हमारे बल जो कि हम अपने काम में फोकस रहते हैं, उनके बजाय इनका इंटरेक्शन हायर लेवल पर पॉलिटिशियंस के साथ में सब जगह पर बहुत ज़्यादा होता है। और इसकी वजह से वो नहीं चाहते कि ये इन बलों से वो लोग जाएं, और इसी वजह से उन्होंने किया। अब ये देखेंगे कि हम तो सिर्फ 5 बल हैं। भारतीय पुलिस सेवा के ऑफिसर्स को सिर्फ आईजी लेवल तक आने की मनाही की थी, जिसका मतलब है कि पूरी 5 फोर्स में सिर्फ बहुत होंगे तो 100 अधिकारी होंगे। तो सिर्फ 100 जगहों को अपना काबू करने के लिए इन्होंने ये काम किया है। वेयरएज इनके लिए आईपीएस ऑफिसर्स जो इनके डोमेन है, विजिलेंस का डोमेन है, इंटेलिजेंस का डोमेन है, इन्वेस्टिगेशन का डोमेन है, सीबीआई में, आईबी में और अन्य जगहों पर, पब्लिक सेक्टर्स में, वहाँ पर बहुत, और सिर्फ सेंटर में ही नहीं, स्टेट्स में भी, पब्लिक सेक्टर्स में, सरकारी जगहों पर इनके लिए एवेन्यूज़ ओपन होते हैं। तो इनके ये 100 अगर वैकेंसीज इनके पास से दूर हो जाती तो उससे बहुत असर नहीं पड़ता, परंतु ये नहीं चाहते हैं कि ये बल जो कि एक बहुत ऑर्गेनाइज्ड और वेल डिसिप्लिन्ड बल हैं और जिनके पास काफ़ी रिसोर्सेज होते हैं, वो रिसोर्सेज अपने हाथ से जाने दें, ये नहीं चाहते हैं। इसलिए ये चाहते हैं कि इनकी हेगमनी इन बलों में बनी रहे। अच्छा सर, इस जो ये विवाद है, अभी लोगों ने तो इसको आईपीएस बनाम सीएपीएफ कहा है, लेकिन अगर जो हम इसके अतीत
में जाएं तो सर, यानी 1970 में तत्कालीन गृह सचिव ललन प्रसाद सिंह ने भी इस बात से मनाही की थी कि इन बलों में आईपीएस के लिए पद रिजर्व नहीं किए जाएं। और बीएसएफ के पहले डीजी रुस्तम जी, उन्होंने भी मना किया था कि भी हम अपने कुछ सालों में अपने जवान अधिकारी तैयार कर लेंगे, वो फोर्स का नेतृत्व करेंगे। जो सीआरपीएफ के डीजी थे वीजी कनेतकर, उन्होंने भी यही बात कही थी सर कि केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में पद आरक्षित न हो। या फिर जैसे जेसी पांडे, उस वक्त के तत्कालीन डिप्टी डायरेक्टर एमएचए, इन्होंने भी यही अपनी सिफारिश दी थी कि इन बलों में पद आरक्षित न हो, धीरे धीरे जो हैं कैडर अफसर जो हैं वो आगे बढ़ते रहेंगे और वो एक शीर्ष पदों तक पहुंच जाएंगे। लेकिन सरकार ने अब फिलहाल जो जैसे 2015 का फैसला, फिर उसके बाद 19 का, फिर उसके बाद 25 का, तो जो पूर्व आईपीएस, अब वीजी कनेतकर भी आईपीएस थे सर, रुस्तम जी भी आईपीएस थे सर, तो अपने उन पूर्व पुलिस प्रमुखों की बात आज आईपीएस क्यों नहीं मान रहे? देखिए, ये बहुत सही उनका ओपिनियन था, जो भी पूर्व में डीजी रहे हैं, महानिदेशक रहे हैं और जो भी एडमिनिस्ट्रेशन में रहे। देखिए ना, आर्मी है, इंडियन आर्मी है, इंडियन आर्मी में जो ऑफिसर लेफ्टिनेंट बनता है वो हाइपोथेटिकली उसका चीफ बन सकता है। जो इंडियन पुलिस सर्विस में आता है वो हाइपोथेटिकली सभी के सभी डीजी बन सकते हैं, आईएएस में चीफ सेक्रेटरी बन सकते हैं। परंतु हमारे जो इसी रेवेन्यू सर्विस में वो सेक्रेटरी लेवल तक जा सकते हैं, किसी भी सर्विस में। हमारे 5 बलों में हम डायरेक्ट एंट्री ज्वाइन करते हैं, परंतु हम जो जिस तरह का हमारा फोर्स स्ट्रक्चर है और जिस तरह के ऊपर के पद आईपीएस के कब्जे में हैं, हम ये नहीं सोच सकते कभी भी कि हम ऊंचे लेवल पर, पॉलिसी मेकिंग लेवल पर पहुंच जाएं। और जो पूर्व में ये अधिकारी थे उनकी ये सोच बिल्कुल सही है, क्योंकि जो ग्राउंड से बढ़ता है उसको ग्राउंड रियलिटीज़ का पता होता है, और ग्राउंड रियलिटीज़ के अनुसार जैसे जैसे वो अपने कैरियर में आगे बढ़ता है वो उसके अनुसार पॉलिसीज़ बना सकता है। अब क्या होता है कि जब ये ऊपर के लेवल पे आते हैं तो इनको फोर्स के बारे में क्योंकि कुछ नहीं पता होता है, तो पॉलिसीज़ की बजाय ये स्लोगनरिंग में लग जाते हैं, जो जिसको कहते हैं कि ट्रूप्स के साथ में चीप पॉपुलैरिटी में लग जाते हैं। अभी आप देखिए, मुझे कल कोई बता रहा था कि अभी जो इलेक्शन में जाने वाली हैं हमारी बीएसएफ की कंपनीज, उनको ये कहा गया है कुछ इलाकों में कि आप लाठी लेकर जाएंगे। अब हमारी एक आर्म फोर्स है, हमें लाठी का कोई इल्म नहीं है, लाठी कैसे इस्तेमाल करी जाती है। इसी तरह से एसएसबी, इसी तरह से आईटीबीपी और अन्य फोर्सेस। तो हम लाठी ले जाकर क्या करेंगे वहाँ पर? और हमें लाठी चलाने की ट्रेनिंग भी नहीं है, लाठी का इस्तेमाल करने का। हमारा काम है इलेक्शन में इलेक्शन बूथ की सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, तो उसमें हम तो वार्निंग देंगे और लोगों को कंट्रोल करेंगे बूथ में, परंतु अब आपने हमारे हाथ में लाठी देने का आदेश दिया है। तो इस तरह के अनरियलिस्टिक ऑर्डर्स पीछे हुआ कि इन्होंने कंपनीज की संख्या 6 से बढ़ाकर 7 कर दी, परंतु कॉरेस्पॉन्डिंग स्टाफ नहीं किया, कुछ बाद में किया। तो उससे क्या हुआ कि कमांडेंट साहब जो कि 1000 लोगों को कमांड करते थे, अब वो 1300 लोगों को कमांड कर रहे हैं और उनका एरिया और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ गया है। तो वो उससे ना केवल एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी यूनिट की सफ़र हुई है, बल्कि ऑपरेशनल एफिशिएंसी भी उससे सफ़र होती है। अभी मैं एक सोशल मीडिया में कहीं देख रहा था कि जोरहाट या किसी जगह पर एक कमांडेंट साहब सीआरपी के शायद, उन्होंने अपने जेब से अपनी यूनिट के पैसों से जवानों का बंदोबस्त करना पड़ा वहाँ पर, वो किसी ड्यूटी में गए होंगे,
चुनावी ड्यूटी में। तो अगर ये इनका कहना है कि हम ऊपर के लेवल पर आके बेटर कोऑर्डिनेशन करेंगे, तो ये किस प्रकार का कोऑर्डिनेशन है? ऐसा कोऑर्डिनेशन क्यों नहीं हो जाता? इलेक्शंस में हम जाते हैं, हमारे जवान रुलते रहते हैं, उनको गाड़ी नहीं टाइम पे मिलती, खास तौर पे आप वापस, तो इस तरह की कोऑर्डिनेशन अगर हम कहते हैं, हमारे हेडक्वार्टर से कहते हैं कोऑर्डिनेट करें, तो वो कहते हैं नहीं जी आप भेजिए अपना व्यक्ति। इंटर यूनिट ट्रांसफर्स होते हैं उसमें भी। तो ये जो मसला इनका कहने का जो मेन इनका रीज़न जो देते हैं कि कोऑर्डिनेशन बेटर होगा, वो तो हो नहीं रहा। और कोऑर्डिनेशन जो होना है वो ऑपरेशनल लेवल पे होना है। तो जो हमारा कंपनी कमांडर है, हमारा कमांडेंट है, वो हमेशा मिल रहा है पुलिस वाले से, एडमिनिस्ट्रेशन से, थानेदार से, डीएसपी से, विभिन्न चीज़ों के लिए। तो कोऑर्डिनेशन वो कर रहा है। कोऑर्डिनेशन ऊपर के लेवल पर जिसका ये आर्गुमेंट देते हैं, वो मेरे ख्याल में ये करने में सफल नहीं है। और कोऑर्डिनेशन क्या करेंगे? केरला काडर का व्यक्ति जो केरला में पुलिस में है, शायद यूपी को बिलोंग करता है, वो आकर सीआरपी में या बीएसएफ में कश्मीर में डिप्लॉय हो जाएगा, तो वो भी उतना ही अनफेमिलियर है। वेरएज कश्मीर में मैंने 3 टेन्योर किए हैं। मैं वहाँ पे असिस्टेंट कमांडेंट भी था, कमांडेंट भी था और बाद में भी गया था। तो जो मेरे साथ उस समय वहाँ पर पुलिस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के लोग थे, मैं उनको जानता हूँ और मैं बेटर कोऑर्डिनेशन कर सकूँगा, ना कि ये लोग जो रिमोट एरिया से आकर करते हैं। और एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, एक इनमें से आ जाते हैं यूपी कैडर से, आज आए वो 1.5 साल के लिए, वो यूपी पुलिस में जो उनके एक्सपीरियंस है वो बयान कर देते हैं। एक आए, अगले वाले आ गए हरियाणा पुलिस से, वो अपने एक्सपीरियंस के अनुसार से फोर्स को ढालना चाहते हैं। एक तीसरी बार आ गए केरला कैडर से, वो अपने हिसाब से फोर्स को ढालना चाहते हैं। तो हर साल 1.5 में फोर्स की ओरिएंटेशन चेंज होती है। इससे ऑपरेशनल एफिशिएंसी और नेशनल सिक्योरिटी बुरी तरह से कंप्रोमाइज होते हैं। अच्छा जूद सर, से ये आईपीएस के लिए जो रिजर्व पद हैं, जैसे डीजी के हैं तो 100% हैं, अभी फिलहाल एडीजी के हैं तो वो भी 70% के करीब आईपीएस के लिए, और आईजी के हैं तो 50% के करीब, डीआईजी के हैं तो 30%। लेकिन सर अभी पिछले यदि हम 6-7 सालों में भी देखें तो डीआईजी और एसपी जो सेंट्रल डेपुटेशन है आईपीएस की, तो वो तो लगभग 50 से 60% पद खाली पड़े रहते। सरकार को अभी ताज़ा यदि मैं एक आदेश बताऊं तो सरकार ने कहा कि जो डीआईजी और एसपी को यदि केंद्र में 2011 के बाद के जो आईपीएस हैं यदि उनको आना है तो उनको 2 साल कमांडेंट हो, यानी या एसपी और डीआईजी दोनों लेवल पर 2 साल का डेपुटेशन टेन्योर लेना जरूरी है, तभी वो आईजी बन सकेंगे केंद्र में, या आईजी या उसके ऊपर बन सकेंगे। तो सर ऐसा अब अचानक क्या है कि सरकार वो आना नहीं चाहते थे, लेकिन सरकार उनको अलग अलग तरीके से, जैसे 2022 में भी सर सरकार ने डीआईजी की जो डेपुटेशन होती थी उसको आसान कर दिया था। पहले काफ़ी उसके लिए कुछ वर्क करना पड़ता था, लेकिन आसान था। उनका मकसद यही था सरकार का कि डीआईजी के पद हमारे सभी भर जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया सर। और अभी हाल ही में ये 2 साल की डेपुटेशन वाला भी कर दिया सर दोनों के लिए। तो देखिए ना, जो ऑपरेशनल लेवल है, कमांडेंट या लोअर सुपरवाइजरी लेवल जो डीआईजी के लेवल के काम हैं, वो जैसे बीएसएफ है रिमोट एरियाज में है, डीआईजी हैं वो अलग अलग जो कि मेन टाउन से कनेक्टेड नहीं है। ये चाहते हैं कि ऐसी जगहों पर पोस्टिंग हो जहाँ पर हवाई जहाज़ की भी सुविधा हो, जहाँ पर मॉल की भी सुविधा हो, जहाँ मेट्रो की सुविधा हो, सारी सुविधाएं हों।
ये रिमोट एरिया में मुझे बिल्कुल एक कोट करूँगा, मैं नाम भी ले सकता हूँ, वो आईजी मालदा थे, आईपीएस ऑफिसर। तो एक डिस्कशन में मेरे से बात हो रही थी, तो मालदा सेक्टर को हटाने के लिए बात चल रही थी। तो उनका आर्गुमेंट ये था कि मालदा में तो कुछ है ही नहीं, मालदा में एयरपोर्ट भी नहीं है। तो वो वो लोग आते हैं बीएसएफ में, सीआरपी में आना चाहते हैं जब वो स्टेट से तंग हो जाते हैं, स्टेट में किसी वजह से उनके लिए पॉलिटिकली इनकन्वीनियंट है, हाँ ज़्यादा भूमिका नहीं है। तो नंबर 1। नंबर 2, वो आना चाहते हैं जहाँ पर उनको होम पोस्टिंग मिल जाए, घर के नज़दीक पोस्टिंग मिल जाए। आप देखिएगा, हिसाब उठा के देखें, अगर किसी को पोस्टिंग रिमोट त्रिपुरा में मिली भी है तो 6 महीने 8 महीने के बाद में दिल्ली या अपने होम स्टेट राजस्थान या किसी जगह पर आ जाएगा, अगर ये डाटा कलेक्ट किया जाए। तो ये चीज़ मतलब नेशनल सिक्योरिटी तो इसमें कॉम्प्रोमाइज़ है। और दूसरी चीज़ ये है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं और उनके लिए जो पोस्टें रिज़र्व करना आर्बिट्रेरी डिसीजन है। जब मैं फोर्स के साथ ग्रो कर रहा हूँ तो मेरी लॉजिकल एस्पिरेशन है कि मैं आगे बढ़ूँगा, बढ़ूँ या ना बढ़ूँ, रास्ते में कई बैरियर्स आएंगे, हो सकता है रुक जाए, पर अगर आप 1000 ऑफिसर ले रहे हैं तो एक आधा तो जाएगा। परंतु आपने 20% उनके लिए रोक दिया, आईपीएस के लिए डीआईजी पे, आईजी पे 50% रोक दिया, कमांडेंट पे 75% आईपीएस के लिए रख दिया। तो इससे मेरे एवेन्यूज़, अगर मैं एस्पायर भी डीजी उनके लिए ही है, एस्पायर करता हूँ तो वो तो ख़त्म हो गए। तो दूसरी चीज़ अगर आप उठा के देखें तो पार्लियामेंट्री कमेटी रिपोर्ट भी है, मिस्टर चिदम्बरम ने उसको हेड किया था, मेरे ख्याल में 15 नंबर रिपोर्ट है या कोई, मुझे याद नहीं आ रहा, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमारे जैसी बलों के अधिकारियों को भी इन बलों के महानिदेशक पद के लिए उनको कंसिडर किया जाना चाहिए। पे कमीशन ने भी कहा है, परंतु इतनी लंबी लड़ाई लड़ने के बाद में अब ये जो ले आए हैं बिल, ये बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है। ये पूरी इनकी पॉलिसी आर्बिट्रेरी है। ये मेरे कैडर या मेरे हकों के साथ एक हॉस्टाइल डिस्क्रिमिनेशन है, जिसको अगर तो सर ये जो सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 23 मई को जो एक ऐतिहासिक फैसला दिया था कि ओजीएस लागू करने के लिए, ओजीएस के बारे में तो ये कहा गया था कि केवल इसको पदोन्नति नहीं, सभी मामलों में ओजीएस को लागू किया जाए और इनके जो सेवा और भर्ती नियम हैं उनमें भी बदलाव किया जाए। और तीसरी बात, जो बड़ी बात कही थी, जो एसएजी लेवल यानी सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड, जिसमें आईजी लेवल के अधिकारी आते हैं, कि उनके पद 2 साल में धीरे धीरे उनको प्रतिनियुक्ति को कम किया जाए। लेकिन सर इसके बाद ही अचानक, यदि मैं पिछले साल जून से लेके और दिसंबर तक का डाटा हम देखते हैं आईपीएस प्रतिनियुक्ति का, तो लगभग 674 पद थे जून में, जो दिसंबर में 700 के पार हो गए सर। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था, तो सरकार ने उसके ऑपोजिट क्यों किया ऐसा? मैं पहले भी कह चुका हूं कि जो आईपीएस अधिकारी हैं वो बहुत पावरफुल लॉबी है और वो अपना काम, मैं उसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जब मई 2025 में जो फैसला आया था, उस फैसले को सरकार ने कहा है, अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें, शायद जुलाई की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जिसमें मिस्टर प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि कैबिनेट ने इस फैसले को मंजूर कर लिया है और इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। परंतु इम्प्लीमेंट करने की बजाय पहले तो वो इसके रिव्यू में चले गए और रिव्यू में जाने के बाद जब वो फेल हुआ तो अब ये इंटरवेंशन की, हस्तक्षेप की बात आ गई है, जिसके लिए बिल। तो ये जो एक हमारे बल के व्यक्ति
जो कि सीमा पर या इंटरनल सिक्योरिटी में आगे से आगे बढ़कर इसमें सिक्योरिटी में इन्वॉल्व हैं, जिनकी कैजुअलिटी होती है चुनावी ड्यूटी में। अभी आप देखें 2000 मेरे ख्याल में 13 की बात है, जब 76 सीआरपी के जवान थे लातेहार में। उस समय वहाँ के जो सुपरवाइजरी ऑफिसर थे एक पुलिस ऑफिसर थे, शायद अब डीजी जे.एंड.के हैं। तो अगर वो ठीक से सुपरविजन करते तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। फिर ये जो एक दो साल पहले आई थिंक सरकेकोडा या कोई ऐसी जगह है जहाँ पर एक लीडर को पकड़ने के लिए फौज सीआरपी बहुत डाल दी अंदर और कई लोगों की डेथ हो गई। आई थिंक डीजी शायद आजकल मणिपुर में एडवाइज़र हैं वो थे। तो अगर उन वहाँ पर टैक्टिकल लेवल पे, ऑपरेशनल लेवल पे अगर इन लोगों को ऑपरेट करने की ज्ञान होता तो ऐसे नहीं होते। उन्होंने वापस लौटती हुई पार्टी के लिए कोई सुरक्षा का प्रावधान ही नहीं किया। मेरे जैसा कोई व्यक्ति होता तो शायद ये भी सोचता कि जो पार्टी अंदर जंगल में जा रही है वो वापस भी मैंने लानी है, साफ सुरक्षित लानी है, तो मैं कैसे लाऊंगा। तो ये ना सिर्फ ऑपरेशनल लेवल पे फेल्ड हैं, कोऑर्डिनेशन इनसे में फेल हैं, और तीसरी चीज़ ये जो भी प्रावधान थे ये हमारे कैडर के अधिकारियों के खिलाफ एक हॉस्टाइल डिस्क्रिमिनेशन था। और अब ये जो ला रहे हैं उस हॉस्टाइल डिस्क्रिमिनेशन को और स्ट्रेंथन करने के लिए ला रहे हैं। और मैं आशा करता हूँ कि संसद में जब इस पे बहस होगी तो इस पे लोग बोलेंगे और इसके जो कमियां हैं उनको और उजागर करेंगे। पहली चीज़ तो ये बिल को पार्लियामेंट्री कमेटी को रेफर होना चाहिए और हेयरिंग हो, लोगों की जो अफेक्टेड पार्टी हैं उनकी हेयरिंग हो, जिससे कि ये इसके खामियां जो हैं वो पता लगें। अभी तो बिल में क्या प्रावधान है वही नहीं मालूम है। अब यदि फिलहाल हम ग्राउंड कमांडर, जो एक बहुत अहम पद होता है सर, चाहे नक्सल है, चाहे जे.एंड.के में टेररिज्म है, चाहे नॉर्थ ईस्ट में उग्रवाद है, या अन्य कोई भी इस तरीके की जहाँ पर बात है, तो वहाँ पर ग्राउंड कमांडर की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है सर। और आप नक्सल में तो आए दिन देखते ही हैं, कोई आईडी में घायल हो जाता है तो कई शहीद भी हुए हैं सर। तो फिलहाल अभी 2008 के बाद के, खासतौर पर मैं 2 फोर्सेस का नाम लूँ, हालांकि सभी में स्टैग्नेशन है सर, लेकिन बीएसएफ और सीआरपीएफ में देखे जाए तो 2008 के जो यूपीएससी से सीधी भर्ती के द्वारा जो सहायक कमांडेंट आए हैं सर, अभी वो पहली पदोन्नति नहीं पा रहे हैं। यानी 10,000 में मान लो जिनकी ट्रेनिंग पूरी होगी सर और उनको अपनी फोर्स अलॉट होगी सर, बटालियन अलॉट होगी, लेकिन अभी वो सहायक कमांडेंट ही हैं। बल्कि ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं सर। और सीआरपीएफ में तो कई सारे लोग अपने बेहतर करियर के लिए सर्विस छोड़ चुके हैं सर। तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है। जो हम कहते हैं ना, एक लीगल टर्म है कि कैडर अधिकारियों के खिलाफ ना सिर्फ हॉस्टाइल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है बल्कि डबल जेओपर्डी हो रही है। हमारे अफसरों को ना प्रमोशन मिल रही है, ना उनको कोई फाइनेंशियल ग्रोथ हो रही है। जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है ओगैस देने का, पूरा ओगैस देना है, जिसमें जितने भी प्रावधान हैं, उनके 3-4 प्रावधान हैं कि जॉइंट सेक्रेटरी लेवल तक अधिकारी नीचे से जाने चाहिए, NFFU देना चाहिए, सर्विस रूल्स बनने चाहिए, वगैरह वगैरह। इन्होंने ओगैस तो किया नहीं पूरा और उसके खिलाफ ये बिल ले आए। अच्छा सर, एक चीज़ और, जैसे ओगास जो है, OGAS जो है, वो कई बार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बात की 1986 से है ये। जी 1986। तो ये सब जो एडमिनिस्ट्रेशन ने ये सब प्रावधान कोर्ट से छुपाए थे। ये तो लिटिगेंट्स ने ये फाइलें निकाली और फाइलें निकाल कर
कोर्ट के सामने ये फैक्ट्स लाए थे, तब ये उन्होंने ये फैसले दिए हैं। उन्होंने और सर 2019 में एक चीज और थी सर, जो एनएफएफयू देने की बात थी, लेकिन वो भी फिर मतलब बहुत कम लोगों को ही उसका फायदा सभी को नहीं मिल पाया। बिल्कुल नहीं मिला। देखिए ना, वो गैस में जो 2-3 चीज़ें हैं, जॉइंट सेक्रेटरी लेवल तक हुआ नहीं, उसके लिए उनको सर्विस रूल्स बनाने चाहिए। सर्विस रूल्स में बनाने में उनका प्रावधान ये है कि जो आईएएस अधिकारी हैं, मान लीजिए मैं 77 बैच का था, तो जब 79 बैच का अधिकारी जिस लेवल पे पहुंचता है तो मुझे वो दे दिया जाएगा। तो उसके लिए सर्विस रूल्स नहीं बनाए, उसके लिए इन्होंने रिस्ट्रिक्शंस लगा दी। इन्होंने कहा रिक्रूटमेंट रूल के हिसाब से चलेंगे, तो वायलेशन से कोर्ट की हुई। और जबकि कोर्ट में इन्होंने गलत फैक्ट पेश कर दिया कि इन्होंने हमें एनएफएफयू दे दिया है, तो वो भी नहीं हुआ। और तीसरी चीज़ जो है, हमें ना तनख्वाह मिली ना हमें प्रमोशन मिली। हमारे जो हैं, अगर डीआईजी है, कमांडेंट है, कई कमांडेंट 95, 96, 97 के कमांडेंट्स हैं, जिनके ऊपर एक 12 साल की सर्विस वाला इनएक्सपीरियंस्ड, जिसको जेएनके के, मान लिए एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जरूरी नहीं वहाँ के बारे में मालूम नहीं है जेएनके में क्या प्रॉब्लम है, 26 साल के कमांडेंट जिसका सभी पूरी बीएसएफ के सारे बॉर्डर्स पे एक्सपीरियंस है, वो आकर वहाँ ऊपर बैठ जाता है। केरला कैडर से आया है, उसने ना कोई सीमा देखी है, ना किसी प्रकार का कॉम्बैट देखा है, और वो ऊपर आकर वहाँ पर उनको सुपरवाइज कर रहा है। और ये भी कहा जाता है सूद सर कि अभी जैसे 20 साल की सर्विस में आईपीएस जो होंगे, क्योंकि वहाँ तो टाइम बाउंड सर्विस होती है, तो सर वो तो सीनियर स्केल में आई जाते हैं, लगभग आईजी तक पहुँच जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो यूपीएससी से सीधी भर्ती के द्वारा जो असिस्टेंट कमांडेंट आता है, उसको 15 साल में पहली पदोन्नति नहीं मिल रही है। तो सर वो आईजी तक कब पहुँचेंगे? आईजी पहुँचेंगे ही नहीं, वो आईजी पहुँचेंगे ही नहीं, क्योंकि वही तो मैं कह रहा हूँ ना, ये लोग ना कोऑर्डिनेशन में सक्सेसफुल है, ना एडमिनिस्ट्रेशन में सक्सेसफुल है, ना ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब 2008-9 शायद, या और भी 300 ऑफिसर्स इन्होंने एक साथ ले लिए। ये तो कैडर के ऑफिसर्स नहीं करते। अब 300 ऑफिसर अगर एक साथ ले लिए जाएंगे तो उनका कैरियर प्रोग्रेशन क्या होगा? तो जो इनकी लॉन्ग टर्म विजन है वो बिल्कुल नहीं है। ये आते हैं, अपना 1.5 साल 2 साल टाइम निकाल। अब जो अभी हमारे प्रेजेंट डीजी हैं बीएसएफ के, 18 साल शायद वो आईबी में रहे हैं, शायद उनको यूनिफॉर्म पहनना भी नहीं आता। शायद पहले एसएसबी में आईजी डीजी लगे थे, या सीएसएफ आईटीबीपी में, और वहाँ से अब इधर आ गए हैं। तो वो इसी तरह के हुक्म देंगे जो उन्होंने अभी, मैंने सुना है, दिए हुक्म के आप इलेक्शन में डंडा लेके जाएंगे। तो हम पुलिस तो नहीं है, हम एक आर्म्ड फोर्स हैं। हमारा एक्ट कहता है हम एक आर्म्ड फोर्स हैं, हम आर्म्स के साथ रहेंगे। तो इस तरह के इलॉजिकल ऑर्डर्स, एक डीजी साहब आए थे, वो उन्होंने जब जवानों के अंदर स्टैग्नेशन देखी, तो उन्होंने, एक डीजी साहब ने तो पहले कर दिया कि जी लांसनायक नायक की रैंकों को हटा दीजिए। तो अब वो जवान जो है 22, 23, 24 साल वेट करता है हवलदार बनने के लिए। तो जब ये जवानों ने प्रॉब्लम उठाई तो उन्होंने एक एडहॉक अरेंजमेंट कर दिया, उन्होंने एक उल्टा फीता लगा दिया उसके जवान के। उससे ना कोई उसको फाइनेंशियल गेन है, ना कोई स्टेटस का गेन है, ना कोई ड्यूटी में फ़र्क है। तो इस तरह के इलॉजिकल ऑर्डर्स लोग देते। एक डीजी साहब आए थे, उन्होंने कह दिया जी ये ईयर ऑफ जवान है और इसमें जवानों का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ना चाहिए। पैसा, जब फाइनेंसेस चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, वो पैसा नहीं कहीं भी है, फंड। अच्छा सर, एक चीज़ हो रहा है, जैसे आईपीएस हैं, अब वो तो मान लिया जाए किसी फोर्स में हो सकता है 8 साल हों, 10 साल हों,
जबकि एक कैडर ऑफिसर जिसके बारे में कहा जाता है कि वो औसतन 35 साल कम से कम सर्विस एक फोर्स में अपनी करता है। लेकिन जब किसी भी तरीके के, चाहे कहीं पर कोई एडवाइज़र की पोस्ट हो या कहीं पर किसी और फील्ड में कोई विशेषज्ञता टाइप, जैसे नॉर्थ ईस्ट में या फिर नक्सल में या J&K में या किसी और फील्ड में, तो वहाँ पर हमेशा आईपीएस को ही चूज़ किया जाता है, सरकार करती रही है। किसी भी रिटायर्ड कैडर ऑफिसर को इसका मौका नहीं मिलता, जबकि उसका सर्विस एक्सपीरियंस पूरी लाइफ उसकी इसी में होती है। इसकी क्या वजह है सर? यही तो कह रहा हूँ, जब हम उस लेवल तक पहुँचेंगे ही नहीं जहाँ पे हमारा पॉलिसी मेकिंग लेवल का एक्सपोजर हो। हमारे 95% अधिकारी, बहुत ज़्यादा होगा तो कमांडेंट लेवल पर 2-3 साल 4 साल करके रिटायर हुए। 5% ऑफिसर ऊपर जाएंगे, जिसमें से 0.1 पर अभी हमारी फोर्स को मेरे ख्याल में मुश्किल से 15 एडिशनल डीजी बने होंगे अपने जब से ये हुक्म आया है। 4000 के काडर में, और 4000 रिटायर भी हो गए, सिर्फ 15, और वो भी ऐसे के जी बहुत कम समय के लिए, क्योंकि रूल्स ऐसे बने, डबल जेपर्डी जिसको मैं कह रहा हूँ वो है। तो ये जो बिल है, ये बिल बहुत रिग्रेसिव है। इसके फोर्स के अधिकारियों के मोराल पे, फोर्स के अन्य पदाधिकारियों के मोराल पे बहुत असर पड़ेगा। फोर्सेस जो अपनी जान दे रही हैं, जो हर जगह पर इन्वॉल्व हैं, वहाँ पर नुकसान होगा। इसमें जैसे सीएपीएफ के बहुत सारे मुद्दे, जैसे ऑफिसर्स का एचआरए को लेकर था एक मुद्दा, दूसरा ये एनएफएफयू ओजीएस का मुद्दा चला सर, तीसरा सभी का, उसमें जवान भी आ गए, सभी आ गए, उसमें ओपीएस का मुद्दा सर। ये सभी मुद्दों के लिए सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ी है सर, अदालत तक पहुंचे हैं। यानी ओजीएस का आपका ये कैडर का मुद्दा और ओपीएस का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में, उसके बावजूद भी ये लागू नहीं हो पाए, सरकार इनके खिलाफ चली गई। और अभी पिछले 2 साल से सर एक इंस्पेक्टर हैं जिनको 15-16 साल में प्रमोशन नहीं मिल रही है, तो वो भी कोर्ट में चले गए सर। उनका भी कोर्ट ने उनके फेवर में दे दिया कि यदि आपने 4 साल 4800 रुपये के पे स्केल में आप काम कर लिया, तो आप बिना किसी उसके 5400 रुपये के ग्रेड में आप आ जाते हैं। और ये डीओपीटी का नियम है और ये सभी विभागों पर केंद्र सरकार के लागू होता है, लेकिन इसे सीएपीएफ में लागू नहीं किया जा रहा। उसके लिए इंस्पेक्टरों को कोर्ट की में जाना पड़ रहा है। तो वही मैं कह रहा हूँ ना कि जो आईपीएस लीडरशिप है वो हर फ्रंट पे फेलियर है। कोई भी, क्योंकि लीडरशिप हमारी नहीं है, तो हमारी ये बातें हम जो डिसीजन मेकर्स हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, हम उनको प्रोजेक्ट नहीं कर पाते हैं। और जब हम इस लेवल पर इनको हम प्रोजेक्ट करते हैं तो उनको इग्नोर कर दिया जाता है। हर कोई ये चाहता है, जो भी आता है वो ये चाहता है कि मेरा टाइम निकल जाए, आगे की देखी जाएगी। लॉन्ग टर्म विजन कुछ नहीं। कोई भी चीज़ हमें मिलनी है वो बिना कोर्ट के इंटरवेंशन के नहीं मिलती है। और अब ये एक नया एग्जाम्पल सेट हो रहा है कि कोर्ट की इंटरवेंशन को भी ये एक स्टैट्यूटरी इंटरवेंशन से ओवर रूल करने की या पलटने की कोशिश में लगे हुए हैं। अच्छा सूद सर, अभी कैबिनेट ने तो इस बिल को मंजूरी दे दी है, तो अभी कई दिनों से ये मुद्दा काफ़ी गरमाया भी हुआ है सर। तो आप लोग जो लंबे समय से सीएपीएफ के कैडर अफसरों के हितों के लिए आप संघर्ष अलग अलग मोर्चों पर कर रहे हैं, तो अभी इसमें आप लोग क्या अपनी बात, संसद में चूंकि बिल आएगा तो ये तो पता नहीं है अभी वो कैसे पास होगा और किस तरीके से सरकार की रणनीति का, लेकिन आप लोगों की कुछ ऐसी क्या रणनीति है ताकि आपकी बात क्या कोई विपक्षी सांसद भी उठा रहे हैं या आगे उठा सकते हैं? क्या आप उनसे संपर्क कर रहे हैं? हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि चाहे विपक्षी हों चाहे सरकारी पक्ष के हों, वो सब लोग इस बिल के नुकसान हैं
उनसे सेंसिटाइज हो जाएं और वो हमारी बात संसद में जोर शोर से कह सकें। मेरा ये सोचना है कि ये बिल बिल्कुल ये दोबारा से आर्बिट्रेरीनेस की तरफ जा रहा है, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी फैसला दिया हुआ है, और वही आर्बिट्रेरीनेस अब ये स्टैट्यूटरी इंटरवेंशन के तहत ला रहे हैं। तो इसको हाईलाइट होना चाहिए। हमारी कोशिश ये है कि जितने लोगों से सोशल मीडिया के थ्रू या पर्सनल इंटरेक्शन के थ्रू हर जगह पर, हर लेवल पर उनको सेंसिटाइज किया जाए और हमारी बात संसद में और बाकी जगहों पर भी ठीक तरह से पड़े। सूद सर, एक आखिरी सवाल, मान लेते हैं सरकार है, सरकार ने जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटने के लिए वैधानिक हस्तक्षेप का निर्णय लिया है इस बिल के द्वारा, अगर जो सरकार इसे पास करा देती है संसद में से लागू भी हो जाता है, तो सीएपीएफ पर इसका कैसा परिणाम होगा? देखिए, पहली चीज़ तो इसमें, इस बिल में क्या प्रावधान है, हमें वो स्टडी करना पड़ेगा। स्टडी करने के बाद हम अगला कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करेंगे। परंतु जैसा सुनने में आ रहा है उस हिसाब से मैंने आपको पहले भी कहा, इससे जो 12,000 का लगभग पांचों ऑर्गेनाइजेशन का अधिकारी काडर है, और ये अधिकारी यही नहीं जो रिटायर हो चुके हैं, जिनको भी फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिल रहे थे, बहुत मोराल का फ़र्क पड़ेगा। और उसके कंटिन्यूएंस में 12 लाख के लगभग जवानों के ऊपर भी बहुत फ़र्क पड़ेगा। और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि 12 लाख तो सर्विंग है, तकरीबन 12 लाख रिटायर्ड भी होंगे। इसका मतलब कि 25 लाख अगर 4 की फैमिली मानी जाए तो 1 करोड़ व्यक्ति इस पे एस्टैब्लिश, इस पे अफेक्टेड है, जो कि जिसमें से कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं तो 70 लाख तो वोटर्स होंगे। स्टैग्नेशन इसके बाद कैसा क्या रहेगा, क्या कुछ इम्प्रूवमेंट होगी स्टैग्नेशन में? खास तौर पे सर्विस रूल्स जब बन जाएंगे तो, अगर देखिए, एक चीज़ तो हमें मंजूर करनी पड़ेगी कि हमारी फोर्सेस का पिरामिडिकल स्ट्रक्चर है, हर व्यक्ति डीजी नहीं बन सकता। तो हमें ये चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। तो अगर ओगैस और एनएफएफयू पूरी तरह से लागू होने से प्रमोशन नहीं तो कम से कम तनख्वाह मिलेगी। तनख्वाह मिलने की वजह से जो अन्य सुविधाएं मिलती हैं वो मिलेंगी, तो एक ग्रीवांस तो हल होगी। अभी तो कोई भी ग्रीवांस हल नहीं हो रही है। अमरउजाला.com से बात करने के लिए बहुत धन्यवाद सूद सर, थैंक यू। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।